Hello guys, welcome to the Unacademy SSC JEE, India's largest online study platform for the preparation of AN and JEE examination. तो कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी इस प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ RSMSSB JEE एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और फटाफट गाइस आप सभी लोग हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। सेशन का जो लिंक है सभी फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी डिप्लोमा बेसिस का जो पेपर था फॉर द जेईएन एग्जामिनेशन, जो कि RSMSSB ने 2016 में कंडक्ट करवाया था, उसका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईएन एग्जामिनेशन, तो वो सभी स्टूडेंट इस सेशन को जरूर देखिएगा। आप कोई भी एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफरेंट एजे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपस में ही रोटेट होते रहते हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में भी आपका ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप में से कुछ स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन दे कैन यूज रेफरल कोड विशाल 11 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो फटाफट गाइस सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन का लिंक अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ग्रुप में बना के इसकी स्टडी कर सके। आपको करना क्या है, बेसिकली करना कुछ नहीं है। आपको एक पेन और पेपर लेना है। अगर आप ऑनलाइन मोड में वीडियो देख रहे हैं तो आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई करने की, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रीमियर नाउ। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो पेन पेपर लेके बैठें। क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल चूज कीजिएगा SSC JEE स्टेट एग्जामिनेशन, और उसके बाद विशाल शर्मा सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। और ये आपके स्पेशल क्लास के फीचर्स है, जैसे कि लाइव इंटरेक्टिव सेक्शन पोल के माध्यम से वहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको एक आइडिया होता है कि किस तरीके का आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। पूरा ऑन एन एवरेज आपको एक पूरा एनालिसिस मिलता है। वही आप अपनी वहाँ पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाता है, PDF नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पर हो सकता है आपसे कोई इन्विटेशन कोड पूछा जाए, then you can use this invitation code Vishal11 in order to unlock all your free plans। और ये अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर मैनर में कोर्सेज, सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस, ये सभी बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी प्लस में देखने को मिलते हैं। किस तरीके से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है इसकी चर्चा अपने लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द पेपर। ये पेपर हुआ है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होल्डर का इन 2016। ये जो RSMSSB जे एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था, इसमें जब 2016 में हुआ था इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। इस बार जो RSMSSB जे एग्जामिनेशन का पेपर होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस पेपर में आपके 120 क्वेश्चंस हैं और 120 क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें 40 क्वेश्चंस आपके राजस्थान जीके के हैं और 80 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव फील्ड यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। इस पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपको 40 क्वेश्चंस नजर आएंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे आपके राजस्थान जीके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए, तो दिस इज द 41 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है श्यानता। श्यानता क्या होती है? इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। जब भी दो फ्लूइड्स के लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में फ्लूइड की एक लेयर अपनी एडजेसेंट लेयर के मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी ये जो फिनोमिना है आपका, ये आपका लिक्विड्स में भी देखने को मिलता है और ये आपका गैसेस में भी देखने को मिलता है। लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, एंड जो आपका अगर हम बात करते हैं गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है इट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। तो अगर लिक्विड्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लिक्विड्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है, और कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है तो लिक्विड्स की वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। तो जो आपका 1 नंबर है ना, ये है गलत। सेकंड दे रखा है कि फ्लूइड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। भैया फ्लूइड में लिक्विड भी आती है, गैसेस भी आती है, इसको भी इनकरेक्ट करेंगे, इसको भी इनकरेक्ट करेंगे।
गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो एक्सचेंज है, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? बेसिकली व्हाट डू मीन बाय लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हमारे आसपास की जो हवा होती है उनके द्वारा हमारी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है। तो उस प्रेशर को हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर हम बात करें लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसकी जो वैल्यू होती है सर, ये होती है 1.01325 पार। जनरल ये वैल्यू ली जाती है। इसको आप किलो पास्कल में भी लिख सकते हो, 101.325 किलो पास्कल। और आप इसको मेगा पास्कल में भी लिख सकते हो। और आप इसको पास्कल में भी लिख सकते हो। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है, और ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर। और बैरोमीटर में कौन सा वर्किंग फ्लूइड, कौन सा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज में लिया जाता है? बैरोमीटर में यूज में लिया जाता है मर्क्यूरी। क्या यूज में लिया जाता है? मर्क्यूरी यूज में लिया जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑफ वाटर ऑन ए मूविंग वर्टिकल प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये एक वर्टिकल फ्लैट प्लेट है जिसके ऊपर जेट टकराती है, और ये वर्टिकल फ्लैट प्लेट यू वेलोसिटी के साथ पीछे जाती है। तो जब यू वेलोसिटी के साथ पीछे जाती है तो इस वर्टिकल फ्लैट प्लेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसका वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज रो ए बी माइनस यू का स्क्वायर। बेसिकली अगर प्लेट स्टेशनरी होती है तो फॉर्मूला होता है रो ए बी स्क्वायर, और जब आपकी प्लेट मूविंग होती है तो फॉर्मूला होता है रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लेमिनार फ्लो द लॉस ऑफ प्रेशर हेड इज। लेमिनार फ्लो में जो लॉस होता है ऑफ प्रेशर हेड वो किसके इक्वल होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? बताइए। देखिएगा, लेमिनार फ्लो अगर हम पाइप की भी बात करें, है ना, तो कर सकते हैं। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू 32 म्यू एल डिवाइड बाय रो जी डी का स्क्वायर। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 44 का आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, और बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीटेड भी है। किसी पाइप के द्वारा पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम हमें करना है। किसी पाइप के द्वारा पावर ट्रांसमिशन हमें मैक्सिमम करना है, तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन टोटल हेड का कितना होना चाहिए? बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द 1/3 ऑफ द टोटल हेड। इट विल बी इक्वल टू द 1/3 ऑफ द टोटल हेड। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1। चलिए 46 का आंसर बताइए। एनर्जी लॉस इन ए पाइपलाइन इज ड्यू टू। एनर्जी लॉस इन ए पाइपलाइन इज ड्यू टू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी लॉस इन ए पाइपलाइन इज ड्यू टू मेनली
Mainly, energy loss in a pipeline is generally mainly due to friction offered by the pipe as well as by the viscous action. As well as by the viscous action. चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे अपने आते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। The loss at the exit of submerged pipe in a reservoir. The loss at the exit of a submerged pipe in a reservoir is. एग्जिट लॉस कितना होता है बताओ। सडन एंट्री, सडन एक्सपेंशन, एग्जिट लॉस, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस, ये लॉसेस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जो भाई मेरे अगर हम बात करें लॉस एट द एग्जिट 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, 0.1 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन में 2 जी। सो इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन में 2 जी, क्योंकि देखिएगा अगर हम बात करते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 जी, तो एग्जिट के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन में 2 जी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। ये कह रहा है कि किसी पाइप फ्लो में जो शियर स्ट्रेस होती है, बाउंड्री शियर स्ट्रेस यानी वॉल शियर स्ट्रेस, और जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, मीन वेलोसिटी होती है v, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन फैक्टर? फ्रिक्शन फैक्टर इज ओके वॉल शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अपने से क्या पूछा है? वॉल शियर स्ट्रेस इट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर इनटू रो वी स्क्वायर बाय 2। फ्रिक्शन फैक्टर इनटू रो वी स्क्वायर बाय 2। 48 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो में जो ट्रांजिशनल रीजन होता है उसमें फ्रिक्शन फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताओ। तो ट्रांजिशन जोन में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है हम कह सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो है। ये किस पर डिपेंड करता है भाई मेरे? ये डिपेंड करता है हमारे ओके रिनोल्ड्स नंबर पर भी डिपेंड करता है और रिलेटिव रफनेस पर भी डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लो इन टाउन वाटर सप्लाई इज जनरली लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट, या फिर एनी ऑफ द अबव। अगर हम देखें पाइप्स के अंदर जो जनरली जो फ्लो होता है वो होगा टर्बुलेंट, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होती है तो फ्लो होगा टर्बुलेंट। 51 का बताइए रेक्टेंगुलर ओरिफिस से जो डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे 51 क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट कर दिया गया था। 2/3 इसमें आंसर सही नहीं है आपका। ठीक है, इसमें ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, अंडर नहीं आएगा। द टोटल हेड इन ए फ्लो इज द सम ऑफ। किसी भी फ्लो में जो टोटल हेड होता है वो किसका समेशन होता है? किसी भी फ्लो में जो टोटल हेड होता है वो किसका समेशन होता है बताओ। तीन टाइप के हेड होते हैं। एक तो होता है आपका डॉटम हेड, एक होता है आपका डायनेमिक हेड, वेलोसिटी हेड जिसे हम कह सकते हैं, एक होता है आपका प्रेशर हेड। प्रेशर हेड और जो डॉटम हेड होता है इसके समेशन को हम कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, और अगर हम इसमें डायनेमिक हेड जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल हेड। देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ पी अपॉन में रो जी प्लस जेड, ये क्या होता है आपका पीजोमेट्रिक हेड। ये क्या होता है आपका पीजोमेट्रिक हेड होता है।
ठीक है। और अगर हम जोड़ें पी अपॉन में रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू जी, ये होगा आपका टोटल हेड। तो इफ वी टॉक अबाउट द पीजोमेट्रिक हेड, तो ये आपका पीजोमेट्रिक हेड आ गया, ये आपका डायनेमिक हेड आ गया, सो इट विल बी योर टोटल हेड। टोटल हेड क्या हो जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड। ऑप्शन हो जाएगा 353 पे आइए। एक ओरिफिस मीटर है, कंसिस्ट ऑफ एन ओरिफिस ऑफ डायमीटर D in a pipe of diameter D. Generally, CD is the coefficient of discharge of the orifice meter is function of. कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका फंक्शन होगा बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज नथिंग, इट इज एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ रिनॉल्ड्स नंबर। ये रिनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन तो है ही, रिनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन होने के साथ साथ और किसका फंक्शन है ये बताओ। तो अगर हम बात करें कि ओरिफिस मीटर का सीडी किस पे डिपेंड करता है, तो हो जाएगा आपका इट इज अ फंक्शन ऑफ डी बाई डी एंड रिनॉल्ड्स नंबर, दोनों का ये फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर अपने 54 पर आते हैं, और 54 में भी ये आ रहा है कि सेम क्वेश्चन अगेन इट इज रिपीटेड फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप टोटल हेड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाय h/3। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, यूलर इक्वेशन आपसे पूछिए डिफरेंशियल फॉर्म में यूलर इक्वेशन क्या होती है। जी स्क्वायर तो होगा नहीं पहली बात, रो स्क्वायर भी नहीं होगा, वी स्क्वायर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन। वी स्क्वायर होता है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में यूलर्स इक्वेशन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होता है उसका क्या फंक्शन होता है। जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होता है उसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। सही है। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर? तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर आर एबल टू प्रोवाइड ए हैंडफुल फंक्शन, जैसे कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, आपके सिस्टम के अगर अंदर कुछ लीकेज होता है उसको कंपनसेशन कर सकता है, और वाइब्रेशंस और स्ट्रोक को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका RSMST के द्वारा आई थिंक 56 नंबर क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो फिर भी अगर हम ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें तो एक्यूमुलेटर विल एक्यूमुलेट होल ऑयल स्टोर कर रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी भी उससे स्टोर होती है, तो मतलब यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस मेरे हिसाब से करेक्ट हो रहे थे, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद रिगार्ड टू द हाइड्रोलिक रैम which of the following statement is incorrect? It runs automatically, it requires less maintenance, it has no moving parts, its running cost is high। इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो बताइए आंसर क्या होगा। So with regard to the hydraulic frame, which of the following statement is incorrect? With regard to the hydraulic frame, which of the following statement is incorrect?
with regard to the आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक द वीडियो वॉज म्यूटेड, बट डोंट वरी, मेरे हिसाब से यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन से हुआ था, 57 नंबर क्वेश्चन से। तो विद रिगार्ड टू द हाइड्रोलिक रैम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये अगर हम देखें, है ना, तो इट्स रनिंग कॉस्ट इज हाई, इसका रनिंग कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 58 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो होता है 2 ALN/60, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में देखोगे आप तो 2 नजर नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 देखें, है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की बात हुई है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ यूज में लिए जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप वहाँ यूज में लिया जाता है जहाँ पर आपका हेड हाई होता है और डिस्चार्ज लो होता है, वहां पर इसको यूज में हम लेते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा पर पानी चढ़ाना हो, उस केस में आप रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज में लेंगे। तो कहाँ पर सुटेबल होता है, ये कांस्टेंट सप्लाई आर रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर फ्लक्चुएशन पर ये आपका सुटेबल रहता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका जो डिलीवरी वॉल होता है, वाइल स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका डिलीवरी वॉल की सिचुएशन कंडीशन क्या होती है, वो पूरा खुला होता है, पूरा बंद होता है, किस तरीके का होता है, इसका सही उत्तर आपको यहाँ पे देना है।
तो आपने देखा होगा घर में जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हम यूज में लेते हैं उसका डिलीवरी वॉल्व स्टार्टिंग के समय हम उसको बंद रखते हैं। जैसे ही वो पानी को लिफ्ट करने लगता है हम उसका डिलीवरी वॉल्व क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछ रहा है कि पावर सेंट्रीफ्यूगल पंप की पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, जहां पर एन आपका स्पीड है। तो हमें पता है कि पावर कोफिशिएंट होता है पी अपॉन में एन क्यूब डी की पावर 5, पी अपॉन में एन की क्यूब डी की पावर 5, तो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब। पी आपका एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 62। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट द रेशियो द पावर डेवलप्ड by the reconer to the power supplied by the jet at the entrance of the turbine is known as। ठीक है, रेकोनर के द्वारा जो पावर डेवलप किया गया है और जेट के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस हो रहा, जेट के द्वारा जो पावर सप्लाई हो रहा है एंट्रेंस पे है, उसका रेशियो क्या होगा। बेसिकली दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन डिलीटेड, क्योंकि इसमें इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी पावर के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि पिस्टन रिंग जनरली किसकी बनी हुई होती है। पिस्टन रिंग पिस्टन और आपके सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है, ताकि जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तो पिस्टन की सरफेस का वियर कम हो, पिस्टन का घिसाव कम हो। तो पिस्टन रिंग का घिसाव कम करने के लिए हम उसे आपके वियर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम उसे सॉलिड लुब्रिकेंट का बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया। साथ ही साथ में पिस्टन रिंग में सडन ब्रेक हो जाए इसलिए हम पिस्टन रिंग को ब्रिटल मटेरियल का बनाते हैं, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल को बनाने से पिस्टन रिंग में कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और जब पिस्टन रिंग में कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पे आपके कोई भी ब्लो बाय लॉसेस नहीं होंगे। पिस्टन रिंग आपकी कार्बन और से कास्ट आयरन और सिलिकॉन की बनती है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। कार्बोरेटर में जो आइडलिंग सिस्टम होता है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है। इन ए कार्बोरेटर आइडलिंग सिस्टम इज यूज्ड। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। इन ए कार्बोरेटर आइडलिंग सिस्टम इज यूज्ड। बताओ। तो idling system is used to compensate for the dilution of the charge due to the residual gases। क्वेश्चन नंबर 65 पर अब अपने आते हैं। इजी ही क्वेश्चन है, देखिए लगभग। सीआई इंजन यानी डीजल इंजन का ये कंप्रेशन रेशियो पूछ रहा है। हाई स्पीड डीजल इंजन, हाई स्पीड डीजल इंजन। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर स्पीड हाई दे रखी है और डीजल इंजन दे रखा है। अब यहाँ डुअल इंजन ही दे रखा है। हाई स्पीड डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 20। डुअल होता ना तो होता उसका आपका लगभग 12, 13, 14 इसके आसपास होता है। मोर्स की टेस्ट कहाँ यूज में लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी भाई साहब आपका डिलीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 66 है ना, ये भी डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा? क्योंकि जो मोर्स की टेस्ट है ना भाई, वो मल्टी सिलेंडर के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन यहाँ सी आई भी है, एस आई भी है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। तो मोर्स की टेस्ट कैन बी इजीली अप्लाई टू डिटरमाइन द इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन, चाहे वो आपका पेट्रोल इंजन हो चाहे आपका डीजल इंजन हो, इससे उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो गया था। ठीक है। एयर कूलिंग सिस्टम प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि एयर फ्री की अवेलेबल होती है ना, एयर फ्री की अवेलेबल होती है। एफिशिएंट तो नहीं होगी, एफिशिएंट तो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है ना। वाटर कूलिंग सिस्टम में अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में केवल अगर आप फिन्स लगा देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। लुब्रिकेशन सिस्टम किसके लिए यूज में लिया जाता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। टू डिक्रीज फ्रिक्शन पावर, फ्रिक्शन पावर को डिक्रीज करने के लिए, कंपोनेंट्स को ठंडा रखने के लिए, कंपोनेंट्स को लुब्रिकेंट करने के लिए, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस होगा।
क्योंकि लुब्रिकेंट सिस्टम यूज में लेने से फ्रिक्शन पावर डिक्रीज होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्रिक्शन पावर योर मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन द मैकेनिकल पावर। साथ ही साथ में जब फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो हीट प्रोड्यूस जो हो रही है वो कम होगी। अगर हीट प्रोड्यूस कम होगी तो उस केस में टेम्परेचर भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा और आपके कंपोनेंट्स भी लुब्रिकेंट हो जाएंगे। साइलेंसर का काम क्या होता है? नाम ही इसका साइलेंसर है तो काम ही क्या होगा? साइलेंस वाला होगा ना। नाम ही इसका साइलेंसर है तो काम क्या होगा? साइलेंट करना। तो साइलेंसर का क्या रोल होगा? साइलेंसर इज यूज्ड टू बेसिकली रिड्यूस द नॉइस। आवाज को कम करने के लिए साइलेंसर यूज में लिया जाता है, यूज टू रिड्यूस द नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे दोगे ना 70 पे। नॉकिंग टेंडेंसी ऐसा इंजन में कैसे डिक्रीज कर सकते हैं बताओ? पेट्रोल इंजन है। बताइए बताइए। अगर हम इंजन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली नॉकिंग टेंडेंसी विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि इंजन की स्पीड इंक्रीज करने से टर्बुलेंस इंक्रीज होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन द टर्बुलेंसी इनसाइड द कंबशन चेंबर रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीजेस बिकॉज इन द टर्बुलेंट फ्लो में आपका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, जिससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो उससे नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने से टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज विल बी इंक्रीजेस। इफ टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज विल बी इंक्रीजेस इट विल आल्सो टेंड्स टू इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी। वॉल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी आपका एंड चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सुपर चार्जिंग होगी तो भी आपका एंड चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, उससे नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है। अब पूछ रहा है सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन इज एसेंशियल फॉर। सुपर चार्जिंग हम किस इंजन के लिए यूज में लेते हैं? स्टेशनरी इंजन, मेरिन इंजन और एयरक्राफ्ट इंजन। 71। जो आपका सुपर चार्जिंग होता है बेसिकली वहां पर यूज में लिया जाता है जहां पर आपको पावर इंक्रीज करनी हो, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। 72 गैस टरबाइन साइकिल कौन सी साइकिल होती है? नहीं 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 नहीं, गैस टरबाइन साइकिल में अगर हम इनफाइनाइटली लार्ज स्टेजेस लगा दें ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब आपके कंप्रेशन के बाद इंटरकूलिंग की इनफाइनाइट स्टेजेस है। तो थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ इंटरकूलिंग, थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ इंटरकूलिंग, है ना। थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ इंटरकूलिंग, कंप्रेशन इंटरकूलिंग, कंप्रेशन इंटरकूलिंग, कंप्रेशन इंटरकूलिंग, कंप्रेशन इंटरकूलिंग। तो जब ऐसा होगा उस केस में क्या होगा? देखिए मान लीजिए सपोज दिस इज द टीएस डायग्राम। कंप्रेशन हुआ इंटरकूलिंग, कंप्रेशन इंटरकूलिंग, कंप्रेशन कंप्रेशन इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग कंप्रेशन इंटरकूलिंग, कंप्रेशन इंटरकूलिंग। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो आपके एडियाबेटिक प्रोसेस। दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबेटिक प्रोसेस, इट लीड्स टू द एरिक्सन साइकिल। इनटेक टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एफिशिएंसी क्या होती है? 1 में T1 डिवाइड बाई T2। इनटेक टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। इज इट क्लियर? इनटेक टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सिंपल सा है। यही फंडा आप आईसी इंजन में लगा सकते हो, गैस टरबाइन में लगा सकते हो और आपके कार्नोट साइकिल में भी लगा सकते हो। लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। आज की सेशन में 80 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में और 40 क्वेश्चन करेंगे 81 से 120। सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर में जो प्रेशर डेवलप होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इम्पेलर टिप वेलोसिटी पे, इनलेट टेम्परेचर पे, कंप्रेशन इंडेक्स पे, या फिर ऑल ऑफ दिस, सभी पे? तो इनलेट टिप वेलोसिटी पे भी करेगा, इनलेट टेम्परेचर भी करेगा, क्योंकि ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो कंप्रेशर को ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा। किस हिसाब से आप कंप्रेशन कर रहे हैं, कैसा प्रोसेस है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। अगर किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0 है उसका मतलब क्या है? मटेरियल रिजिड है।
किसी मटेरियल का अगर पॉइजन रेशियो 0 है तो उसका मतलब क्या, मटेरियल आपका रिजिड है, बताओ। या उसमें देर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, मटेरियल इज रिजिड, बताओ। इफ द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो इज 0, द मटेरियल विल बी, if the value of poison ratio is 0, the material will be, if the value of poison ratio is 0, then the material will be rigid। क्या हो जाएगा? मटेरियल आपका कहलाएगा रिजिड। ठीक है, चलिए 76 पे आइए। रेक्टेंगुलर बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का क्या रेशियो होता है? ये बीम की बात हो रही है, ये शाफ्ट की बात नहीं हो रही है। ये बीम की बात हो रही है, ये शाफ्ट की बात नहीं हो रही है। तो रेक्टेंगुलर बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का क्या रेशियो होता है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, वो क्या होती है? एस ए वाई बार डिवाइड बाय आई बी, है ना, ये होती है। तो 231.51, तो देखते हैं, चलो एक बार निकाल के देखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी सीजी पे, है ना, यहाँ पर होगी। तो शियर फोर्स एरिया क्या हो जाएगा? बी वाई बार क्या हो जाएगा? D/2 D/4 डिवाइड बाय आई, BD³ डिवाइड बाय 12, तो बी क्या होता है? एक बी से एक बी कट गया, 4 3 12 हो गया। दो डी से ये दो, तो 3 टाइम्स ऑफ एस बाय बी डी, तो 3 टाइम्स होती है यार, यहाँ आंसर है 76, 3 टाइम्स है तो सही। एस ए बी डी वाई बार एरिया का, ये D/2, ये D/4, आई बार BD³ डिवाइड बाय 3, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर, मेरे हिसाब से। ना 76 का 3, या चेक करें इसको। हम्म, एक बार चलो आंसर की देखता हूँ। द रेशियो ऑफ maximum shear stress to the average shear stress in rectangular beam। अच्छा, ये एरिया 2 आएगा, एक से, जो एरिया लिया है ना अपनों ने, ये D/2 आएगा, ये D/2 आएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 होगा तो 1.5 हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, 1.5 होना चाहिए। चलिए, strain energy stored in a simply supported beam of length L, fragility EI due to a concentrated load W।
डब्ल्यू स्क्वायर एल का क्यूब होगा, दोनों तो ये नहीं होगा, या तो होगा एक या होगा चार। तो चार हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल का क्यूब डिवाइड बाई 96। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। यूलर लोड दे रखा है, क्रशिंग लोड दे रखा है, रैंकाइन लोड क्या होगा, तो 1/रैंकाइन लोड इक्वल्स टू 1/यूलर लोड प्लस 1/क्रशिंग लोड। तो रैंकाइन लोड विल बी यूलर लोड टू क्रशिंग लोड डिवाइड बाय 2500, 3 ये 5 ये 200 ये 600, 600 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 हो जाएगा 78 का ना। चलिए 79 का बताइए क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट m, torque T applied on a solid circular shaft, maximum bending stress is equal to maximum shear stress, then M will be equal to, तो मैक्सिमम shear stress और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपस में इक्वल है, तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, तो 32m डिवाइड बाय पाई डी का क्यूब इक्वल टू 16t डिवाइड बाय पाई डी का क्यूब। तो ये पाई से पाई डी क्यूब कट गया, ये 1 ये 2 हो गया, m बराबर t/2 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर आइए। इन ए थिन लॉन्ग क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर फ्लूइड प्रेशर इंड्यूसेस longitudinal stress equal to the half of the hoop stress। देखिएगा, एक होता है longitudinal stress, एक होता है आपका hoop stress। जो longitudinal stress होता है वो क्या होता है, PD/40, hoop stress होता है PD/2t। तो longitudinal stress is half longitudinal PD/40 is, एक सेकेंड 80 में कोई डाउट है, ऊपर भी longitudinal stress दे रखा है, ट्वाइस द hoop stress। अच्छा ऊपर ट्वाइस दे रखा है, एक मिनट, आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग longitudinal stress and hoop stress। सही है। तो देखो longitudinal स्ट्रेस होता है PD/40 और hoop स्ट्रेस होता है PD/2t। तो longitudinal स्ट्रेस को 2 से गुना करें, तब hoop स्ट्रेस आएगा। longitudinal स्ट्रेस इज द हाफ ऑफ द hoop स्ट्रेस। सही है, चौथा हो गया सही है। चलिए इन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है, क्वेश्चन को सोल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अपनों ने 80 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, 81 से रिमेनिंग क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। ओके। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है जिसका नाम है यूपीपीएससी ए स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 27 मार्च को होने वाला है सुबह 11 बजे। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको वहाँ सॉल्व करने और आपको मिलेगी अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप। साथ ही साथ में आपके लिए संकल्प बैच शुरू हो चुका है अनअकैडमी का फॉर एसएससी जे एग्जामिनेशन फ्रॉम द मार्च 16 ऑनवर्ड्स। इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और मेरा थर्मोडायनेमिक्स का और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी प्लस कोर्स अनअकैडमी पर ऑनगोइंग है, उसमें भी आप ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन
कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अनअकैडमी में जुड़ना है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताई नहीं थी। तो आपको करना क्या है, आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में जाके आपको एसएससी जेई और स्टेट की कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है। एंड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का फीस है। अगर आप विशाल 11 रेफरल कोड यूज में लेंगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस, और इस फीस को आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। And this is the initiative by the Academy जिसका नाम है Report and Win. There will be an opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. And if you are the first one to report that inappropriate content in the video to the Academy, तो आपको Academy की तरफ से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। काउंसलर से बात करने के लिए अगर आपको दिक्कत आती है Academy सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो 8585858585 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे विशाल 11 कोड यूज में लेके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। अब इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिविंग सो मच प्रेस टाइम लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।